हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है टेलवेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों को मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, सोच रहे होंगे सर स्माइलिंग करते हुए एकदम से आते थे स्वागत करते हुए, लेकिन बेटा बोर्ड की एग्ज़ाम है, शक्ल दिखना ज़रूरी नहीं है, ये नोट्स दिखना ज़रूरी है। तो आज आप लोगों ने मैं पूरा चैप्टर कितना पढ़ोगे भाई, 15 तारीख को तो एग्ज़ाम ही है। इसलिए मैंने ये कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए आप लोगों के लिए, ठीक है। एक तो मेरा स्टैंड काम नहीं कर रहा है, मेरे को हाथ में पकड़ के इसको करना पड़ रहा है, तो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई ऐसा लाइन वाइन से नहीं चल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने एक बढ़िया सा टॉपिक लिया है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के नोट्स देखेंगे। तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, ये वही मेरा पुश्तैनी 8 साल पुराना पेन जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? एक बढ़िया सा ग्रुप, जो लोगों का ग्रुप हो और वो एक साथ में आ जाए और उसके बाद वो क्या करे, कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन, उसके बाद वो इलेक्शन लड़े, वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। जैसे कि बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हमारे यहाँ। ओके, अब एक तो क्या पता होता है कि इट इज़ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी तो हमें पता चलती है कि कहाँ पर लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट जा रहा है, लोग किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये भी पता चल जाता है। एक अच्छा खासा पॉलिटिकल कंपटीशन भी हो जाता है। अब एक कंपोनेंट्स क्या है पॉलिटिकल पार्टी, एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी हम किसको कहेंगे? जिसमें 3 चीज़ें हों। पहला तो लीडर अच्छे हों, दूसरा एक्टिव मेंबर्स हों, और तीसरा फॉलोवर्स हों। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा बीजेपी सरकार इस समय जो है बहुत ही अच्छी है। तो बीजेपी सरकार क्यों अच्छी है? क्योंकि हम लोग किसको देखते हैं? लीडर को। लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो अब की बार मोदी सरकार, कोई नहीं कहता कि बीजेपी की सरकार आने वाली है, किसकी आने वाली है? मोदी जी की। तो स्ट्रांग लीडर, स्ट्रांग है इसलिए पार्टी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि पार्टी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लीडर की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। वहीं पर दूसरी पार्टीज को शायद हो सकता है हम इसलिए वोट ना कर रहे हो क्योंकि हमें उनका लीडर पसंद ना आ रहा हो, या मान लीजिए हमारे यहाँ से कोई एमएलए का दावेदार है, हमें नहीं पसंद है, हमें पार्टी से अच्छा लग रहा है, पार्टी प्रेम है, लेकिन हमें लीडर पसंद नहीं आ रहा। दूसरा, एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए। चलो पार्टी तो अच्छी बना ली आपने, लीडर भी अच्छा खड़ा कर दिया, लेकिन मेंबर्स भी तो अच्छे होने चाहिए, जो जाएं लोगों के सामने प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं, ये सारी चीजें। तीसरा, फॉलोवर्स। अब आपकी पार्टी अच्छी है ये कैसे पता चलेगा? कितने ज्यादा फॉलोवर्स हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या है, सत्यम सर हैं, सत्यम सर तो बहुत फेमस होंगे, जाके इंस्टा पे चेक करो 1000 फॉलोवर मिलेंगे। अरे यार फॉलोवर तो बहुत कम है, राइट? बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, आप ही लोग बढ़ाएंगे। तो फॉलोवर्स होने चाहिए। तो 3 कंपोनेंट्स है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, आप फटाफट बता देना, लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स। अब देखिए मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ आप लोगों को, और थोड़ा जल्दी बताऊंगा ताकि आप लोग का कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए। अब फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन लड़ती है। सबसे पहला काम, इलेक्शन नहीं लड़ेगी जब तक सत्ता में नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं कर सकती। मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ, मेरे को लगता है कि ना ये चेंजेस होने चाहिए, ये चेंजेस होने चाहिए, लेकिन मैं कहाँ से कर दूंगा? अपने पैसों से थोड़ा ना करूंगा। जब मैं गवर्नमेंट के अंदर आऊंगा तो मैं नए कानून बनाने की कोशिश करूंगा, या मैं उन चीज़ों को जो मैं करना चाहता था वो करूंगा। दूसरी चीज, दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। आपको भी पता है जैसे ही चुनाव आते हैं क्या होता है, अलग अलग आती हैं पार्टियां, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 3 रुपए पर यूनिट ले लेंगे, ये सारी चीज़ें, मतलब अपने यहाँ स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, लोगों को नौकरी दे देंगे। ओके, जैसे कि अभी रिसेंटली जब इलेक्शन हुआ था हमारा, तो हमें प्रलोभन मिले थे बड़े सारे, क्या कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी, 3 रुपए यूनिट बिजली हो जाएगी, टोल टैक्स माफ हो जाएगा, बॉर्डर स्कीम हट जाएगी। इस तरीके से लोग अपने अपने हिसाब से आपको पॉलिसीज प्रोग्राम्स बताते हैं। प्ले डिसीव रोल इन मेकिंग लॉज। इसके अलावा अगर हम सत्ता में आते हैं, मतलब जो भी सत्ता में आता है वो लॉज बनाते हैं। लॉज ऐसा नहीं कि वो अपना सत्ता में आ गए तो उन्होंने अपने 4 लॉ बना दिया, ऐसा 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 होगा। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को पार्लियामेंट में रखते हैं, पार्लियामेंट उस चीज़ पर डिसीजन लेती है। 2/3, जैसा कि आपको पता है कि 2/3 बहुमत जो है वो जिसके साथ जाती है वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हाँ वो उस चीज़ के लिए ट्राई तो करते हैं। आप चौथा पार्ट देखिए, पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है और उसके बाद सरकार को चलाती है। अब उस सरकार में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अच्छी बातें हो रही है, वो सब कुछ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? जैसे कि मान लीजिए बीजेपी चल रहा था, बीजेपी का शासन चल रहा था, कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया तो कोरोना को भाई, कोरोना में कैसे हिसाब किताब संभालना है, कैसे लोगों को बचाना है, कब वैक्सीन लगवानी है ना, कैसे कैसे कैंप्स लगाने, ये सब चीज़ें किसकी जिम्मेदारी थी? ये सब पार्टी की जिम्मेदारी थी। लूजिंग पार्टी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अपोजिशन। अब ऐसा नहीं है कि मतलब जो हार गया वो चला गया, मतलब मान लीजिए कि
एक चुनाव मैंने लड़ा और मेरे अगेंस्ट में क्या बोलते हैं विकास सर ने चुनाव लड़ा। अब पता पड़ा कि विकास सर चुनाव जीत गए। मैंने कहा चल भाई मैं तो हार गया, अब अगले 5 साल बाद देखूंगा। नहीं, मैं किस में हो गया, मैं उसमें हो गया, अपोजिशन पार्टी में हो गया। अब मैं नजर रखूंगा विकास सर क्या क्या कर रहे हैं। ये वाला रोड जो बनवाया था 10 करोड़ रुपए का बिल लगा है, इसमें तो 6 करोड़ रुपए की लागत है, इसका बाकी का पैसा कहाँ है। तो ये सारे काम मेरे रहेंगे। मतलब हालांकि गलत है ये, लेकिन फिर भी क्या करे, अपोजिशन वाला क्या करेगा बैठ के, है ना। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। इसके अलावा पार्टी जो है, पार्टी वर्कर्स कौन है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके, तो वो पब्लिक ओपिनियन, लोग क्या चाहते हैं उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। प्रॉब्लम जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन होता है। अब मान लीजिए कि मुझे भी चुनाव लड़ना था, संस्कार सर को भी चुनाव लड़ना था, विकास सर को भी चुनाव लड़ना था। मान लीजिए मुझे टिकट मिल गया, संस्कार सर को टिकट मिल गया, लेकिन विकास सर को लगता है कि नहीं मेरी फैन फॉलोइंग अच्छी है, मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, मैं भी जीत सकता हूं, तो वो क्या करेंगे, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनको पार्टी से टिकट ही मिले, वो भी जाकर आराम से अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब निर्दलीय, किसी दल से नहीं है। अब वो अपनी क्या बोलते हैं गुडविल पे जीत जाए तो अच्छी बात है। अब नो यूनिफॉर्म डिसीजन, अंडर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, बी लिमिटेड इन द कंसिस्टेंस ओनली, सो नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर कंट्री। इसके अलावा जब कोई पार्टी नहीं होती है, फिर एक अकेला आदमी है, उसने निर्दलीय चुनाव जीता, वो अपने हिसाब से चलाएगा अगर उसको अच्छा लगा। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, जिनको हम अपने चुनाव के लिए चुनते हैं। हम नहीं चुनते, एक्चुअली में पार्टी चुनती है, उनको टिकट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि झांसी में कौन है विधायक दावेदार, मान लीजिए ये है, हमने कहा कि चलो ठीक है, वहाँ से कौन खड़े हो रहे हैं, वहाँ से एक कोई राज खड़े हो रहे हैं, तो हमने कहा ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो लार्ज सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेशन एंड दस रिप्रेजेंटेटेड थ्रू पॉलिटिकल पार्टी। सो अब रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं उस सोसाइटी को, और उसके अलावा डिपेंड करता है रिप्रेजेंटेटिव पे वो कितना अच्छे से लोगों के मन को मतलब कर सकता है, सम्मोहित कर सकता है, या मान लीजिए जो नीड्स है उन पर वर्क कर सकता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर डिपेंड करता है कि वो चुनाव में वोटर्स को वोट के लिए अपनी तरफ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सो हियर डिफरेंट व्यूज ऑफ सोसाइटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एजेंसी। अब क्या होता है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं यार वो लीडर सही नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव सही नहीं है, इसको हम वोट नहीं देंगे। कभी कभी क्या होता है कि यार आदमी तो बहुत अच्छा है, लेकिन यार ये पार्टी को मैं वोट तो नहीं देना चाहता, लेकिन इस इंसान की वजह से वोट दे रहा हूं, कभी कभी ये भी हो जाता है। अब डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स, एक होती है वन पार्टी जिसमें इकलौती पार्टी आती है, अलाउड टू कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट, जैसे कि एग्जाम्पल में है चाइना। टू पार्टी गवर्नमेंट, जहां पर दो मेन पार्टीज जो हैं वो चुनाव लड़ती हैं, एग्जाम्पल है यूके। और फिर आ जाती है मोर देन टू पार्टीज, मल्टी पार्टी सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे हमारे इंडिया में पार्टी पे पार्टी, पार्टी पे पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं, इतनी सारी पार्टी है कि पूछो नहीं। हाँ, लेकिन हालांकि अगर हम देखें तो नेशनल लेवल पे सिर्फ 2 ही पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन अगर हम स्टेट वाइज देखें तो बड़ी सारी पार्टियां हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि 2 पार्टी, हमें मान लीजिए 529 हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और जीतने के लिए हमें कुछ 300 कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहिए तभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन मान लीजिए 300 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो आई नहीं, कहीं पर 200 आ गई, किसी के पास 120 आ गई, किसी के पास 150 आ गई, किसी के पास 80 आ गई। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में होगा कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गठबंधन सरकार, जिसमें कि 2 गवर्नमेंट जो है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 120 सीटें हैं और संस्कार सर के पास 80 सीटें हैं, टोटल कितनी सीटें चाहिए थी, 200 सीटें चाहिए थी। हमने संस्कार सर से कहा एक काम करो यार, अपन दोनों साथ में मिल जाते हैं। हम और संस्कार सर मिल गए और हम लोगों ने कोलिशन गवर्नमेंट बना लिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट, तो बोल देना व्हेन 2 पार्टीज को कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ पार्टी, इट इज नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट। देन आफ्टर आता है नेशनल पार्टीज। अब कुछ नेशनल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज के कुछ क्राइटेरिया है। क्या नेशनल पार्टी कब घोषित होती है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ पर 100 लोग जोड़ लिया, मैंने कहा बस आज से हम लोग नेशनल पार्टी हो गए, आज हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ईसी इलेक्शन कमीशन में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जब तक हमारी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तब तक हमारा कोई वजूद नहीं है। ऐसे हम लोग 100 लोग बताए ऐसे घूमते रहेंगे, लोग कहीं हमारा घूम रहे हैं। ओके, देन आफ्टर कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि 6% वोट्स होने चाहिए, लोकसभा में 6% वोटर्स होने चाहिए, हमारे असेंबली में 4 स्टेट्स मिनिमम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। इसको आप लोग रीड करिएगा, स्क्रीनशॉट तब तक आप लोगों ने ले ही लिया होगा, राइट। अब आता है कुछ पार्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया ट्राइनोमोल कांग्रेस। अब यहाँ पर ये लॉन्च कब हुई थी, 1998 में। अब जरूरी नहीं कि जो पार्टी जब लॉन्च हुई थी तभी से हिट हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैं टेलवेल की बात करता हूँ, तो टेलवेल तो हमने 8 साल 9 साल 10 साल पहले खोला था, मेरे ख्याल से 9 साल पहले खोला था, 10 साल होने वाले होंगे।
तो कोई नहीं जानता था। आज से 4 साल पहले 5 साल पहले भी हम अगर किसी को बोलते टेलवेल, आदमी को नहीं पता, लेकिन 4 साल में एकदम से आ गए ना, हिट हो गए, 2 साल में एकदम से और ज़्यादा हो गए, और आगे के समय में और ज़्यादा हो जाएंगे। तो 1998 में तो हुआ, लेकिन रिकॉग्नाइज कब हुई? 2016 में, मतलब 2016 में। और किसकी लीडरशिप के अंदर हुई? ये हुई ममता बनर्जी जी के लीडरशिप के अंदर। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉन्च कब हुआ, किसकी लीडरशिप के अंडर में हुआ, और इसको रिकॉग्नाइज कब किया गया? रिकॉग्नाइज वाला क्वेश्चन नहीं भी है, लेकिन लीडरशिप वाला पक्का आ जाएगा भाई, पढ़ लेगा। चलिए सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करना है हमें। चलिए दूसरा हम देखते हैं बीएसपी। यूपी वाले हो, बीएसपी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ओके, फुल फॉर्म है बहुजन समाज पार्टी। 1984 में हुआ था। आप लोगों को जैसे बीएसपी का नाम शुरू आता है तो आप लोगों को दिमाग में आता हो कौन? मायावती जी। बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में बीएसपी को जो प्रॉपर नेम दिया वो मायावती जी ने दिया, लेकिन इसके लीडर वो नहीं थी, इसके लीडर थे काशीराम जी। और ये एक्चुअल में किसको सपोर्ट करते थे? ये सपोर्ट करते थे लोअर कास्ट वालों को। उन्होंने नाम ही रखा था अपनी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद बीजेपी, है क्या बात है, बीजेपी को कौन नहीं जानता, है ना? आज की डेट में तो बिल्कुल। आप देखिए कि 1980 में लॉन्च हुई। ओके, उसके बाद एक बार बीजेपी बहुत हिट हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय आया था और बड़ा फेमस हुई थी। उसके अलावा केम टू पावर इन 1988 एज ए लीडर ऑफ एनडीए। उसके बाद लार्जेस्ट पार्टी 2014, लगातार आपको पता ही है कि 2 बार पीएम बन चुके हैं। 2014 में बहुत बड़ी पार्टी के रूप में हमारे इंडिया में सामने आई, और आज की डेट में हर कोई क्या चाहता है? बीजेपी बीजेपी बीजेपी। चलिए कुछ और पार्टीज है हमारे पास। ये सीपीआई है जो कि 1925 में हुई थी। देन आफ्टर सीपीआई-एम है, ये 1964 में हुई थी। आईएनसी 1885 में हुई थी। ओके, सो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा एक बार और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन कम्स टू एनसीपी, formed in 1999 following spirit split in कांग्रेस पार्टी, प्रमोट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म। तो ये अलग अलग इन लोग के एजेंडास थे। अब आ जाते हैं हम स्टेट पार्टीज पर। स्टेट पार्टीज क्या होती हैं? एक होती है नेशनल पार्टीज, एक होती है स्टेट पार्टीज। अब स्टेट पार्टीज क्या है? जो स्टेट पर है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे सपा की, तो सपा कोई नेशनल पार्टी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया लेवल पर सिर्फ 2 ही पार्टी एग्जिस्ट करती है, या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस, है ना? कांग्रेस एग्जिस्ट करती है भाई, ऐसे हंसने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम स्टेट में आ जाते हैं तो बड़ी सारी स्वतंत्रता दल, ये दल, वो दल, फलाना दल, ठिकाना दल, 15-20 पार्टी आ जाती हैं, राइट? तो इनको हम रीजनल पार्टीज के नाम से भी जानते हैं। ओके, आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं क्वेश्चन, स्टेट पार्टीज आर ऑल्सो नोन एज डैश। तो फिर क्या पार्टी के नाम से जानते हैं? तो रीजनल पार्टी के नाम से भी जानते हैं। रीजनल पार्टीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स। अब आप कहोगे कि रीजनल पार्टी जब नेशनल पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर ये रोल क्या प्ले करेगी? बिल्कुल करेगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले तक क्या, कि जब राहुल गांधी जी को जीत रहा था तो उन्होंने किससे गठबंधन किया? उन्होंने अखिलेश यादव से गठबंधन किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यूपी के अंदर भाई सपा का थोड़ा सा अच्छा हिसाब किताब है, तो हो सकता है कि कांग्रेस की और सपा के वोट मिलकर हम लोग यहाँ से जीत जाएं। तो उन्होंने गठबंधन किया, हालांकि चल नहीं पाया। देखिए एग्जाम्पल में भी मैंने समाजवादी पार्टी का ही नाम दिया है। देन आफ्टर क्रिएटेड रीजनल पार्टीज। देन आफ्टर रीजनल पार्टीज मतलब कि स्टेट वाइज जो है पार्टी है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो उसकी क्राइटेरिया होता है कि 6% वोट्स होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और कम से कम 2 सीटों पे जो है विनर होना चाहिए। Challenges to political parties: lack of internal democracy within party, challenge in dynastic successions, money and muscle power as used during election, party don't offer meaningful choices। अब सबसे पहले क्या होना चाहिए कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब कि जो भी पार्टी या जो भी कैंडिडेट हम चुनने वाले हैं वो लोगों की पसंद का होना चाहिए। दूसरा क्या होता है? मनी एंड मसल पावर। मसल पावर और मनी मतलब जो भी कैंडिडेट हो उसके पास पैसा प्लस पावर दोनों ही हो, ताकि ऐसा नहीं कि वो टिकट लेके अपना शांति से घर पे बैठ जाए और बस मैं तो क्या बोलते हैं मुझे तो वोट मिल जाएगा, मैं तो जीत ही जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसको प्रचार करवाना पड़ेगा, उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसको लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें। तो जिसके पास ये होती है वही एलिजिबल होता है। इसके अलावा पार्टी कोई अपना मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं देती है, मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे चुनाव लड़ूंगा, मैं ऐसे चुनाव जीतूंगा। पार्टी आपको बताएगी कि आपको इतने करोड़ रुपए का, इतने लाख रुपए का आपको प्रचार करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तभी वह पार्टी आपको टिकट देती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ना, सुना होगा आप लोगों ने, बीजेपी ने इसको टिकट दिया, बीएसपी ने उसको टिकट दिया, ये सारी चीज़ें। देन आफ्टर हाउ पॉलिटिकल पार्टीज कैन पॉलिटिकली पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, एफर्ट्स मेड फॉर रिफॉर्मेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एमपीज। एमएलए कौन होता है? विधायक। एमपी कौन होता है? सांसद। अब तो एमपी का चुनाव अलग होता है। एमपी के चुनाव से कौन बनता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। अगर एमपीज जो है वो जीतते हैं तो फिर हायर अथॉरिटी कौन बनता है?
ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। और जब एमएलएस चुनाव जीतते हैं, जिसकी पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलएस होते हैं, उसका लीडर कौन बनता है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। अब आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि कुछ जगहों पर रोक लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने खर्चे पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि एक कैंडिडेट सिर्फ इतने पैसे का खर्चा कर सकता है। ओके, एक कैंडिडेट सिर्फ 20 लाख रुपए खर्चा कर सकता है। अब पता पड़ा कि क्या कि शहर के अंदर 20 लाख रुपए की तो सिर्फ होर्डिंग्स लगवा रखी हैं और लोगों को 5-5 हज़ार रुपए में तो भैया खरीद रखा है एक वोट 5,000 रुपए का। तो इलेक्शन कमीशन इसके बिल्कुल खिलाफ में रहता है। देन आफ्टर तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि एक अमाउंट दे दिया। उन्होंने कहा कि इतना अमाउंट एक कैंडिडेट जो है वो अपने चुनाव में खर्च कर सकता है। Suggestion that should be implemented. A law should be made to regulate the internal affairs of political party. It should made mandatory. इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ में आपको रीड करूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके, पढ़ लेना बेटा इसको, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा और एक बार क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। हाँ भाई, तो अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री का चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने साइड में दिए हुए हैं आप लोगों को नोट्स, इसको देखते जाइएगा और मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए हाउ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन इंडिया। अब नेशनलिज्म क्या होता है भाई? एकता की, मतलब भारत हमारी माता है, हमारा सब कुछ है, भारत को के लिए हमें सारी चीजें करिए। कैसे डेवलप हुआ? ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम ऑप्रेस हो जाते हैं, कहीं से परेशान हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए कि किसी चीज से हम परेशान है, फटाफट हमारे अंदर ये नहीं यार, आप किसी की जगह पर जॉब करते हैं, वहां पर लोग आपको परेशान कर लें, उसके बाद क्या होगा? आपको यार मेरे को नहीं करनी नौकरी, अब मैं भी अपने देश जाऊंगा, मैं भी अपनी जगह पर अपनी खुद की दुकान खोलूंगा। इस तरीके से आपकी फीलिंग आएगी। सो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. बहुत अलग अलग ग्रुप्स थे, लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए थे और उन सबको ना बराबर कर दिया, उन सबको एक कर दिया। ये थी नेशनलिज्म। अब शुरुआत कैसे हुई? जैसे वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्या था? इंडिया कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इंडिया एग्जिस्ट कर भी रहा था और नहीं भी कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि भाई हमारी खुद की इंडिया की तो कोई पहचान थी नहीं। हाँ, ब्रिटिशर्स की तरफ से हम जरूर लड़ रहे थे, राइट। तो अब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उन लोगों के पास पैसा नहीं था। उन्होंने क्या करें, एक काम करो, इन इंडियंस को लूट लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिए। टैक्स वर इंक्रीज। दिस लेड टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। अब बेचारा कॉमन पीपल वैसे ही अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से काट रहा था, ऊपर से आपने टैक्स बढ़ा दिए, अब कहां से जिंदगी काटेगा? और दूसरी बात, जिन लोगों को आर्मी में नहीं जाना, भैया हमें नहीं जाना आर्मी में, क्या दिक्कत है, अपना शांति से अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, नहीं चलो आर्मी में, उन लोगों ने फोर्स किया लोगों को कि आर्मी में रिक्रूट हो जाओ। अब यहां से आइडिया किसका आया? सत्याग्रह का। सत्याग्रह का आइडिया कौन लेकर आया? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी का आपको पता ही है, बढ़िया अच्छी खासी ठीक ठाक हिसाब किताब था उनका, बढ़िया बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका में अपना बैरिस्टर की प्रैक्टिस करके लौटे थे और वहां पर वो एक ग्रुप चलाया करते थे। एक्चुअली वहां पर भी इंडियंस को सपोर्ट किया करते थे। तो वहां से वो जब इंडिया आए, तो आप लोग पता ही है, थोड़ा सा आप लोगों ने सुना होगा गांधी जी के बारे में कि जब वो आ रहे थे तो अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। उन्होंने कहा अच्छा मेरी इतनी बेइज्जती, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारा गोरा लोग। सो महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए। कब आए? जनवरी 1915 में। याद रखिएगा कब आए? 1915 में गांधी जी आए। महात्मा गांधी बिलीव दैट हिज धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। उन्होंने क्या सोचा कि मैं जो नॉन वायलेंस चाहता हूँ। गांधी जी हमेशा क्या बोलते थे? भाई मारपीट नहीं करेंगे अपन लोग। और वो जानते थे, पता है क्यों नहीं करते थे? क्योंकि गांधी जी को पता था कि अपन ना लड़ाई भड़ाई में भाई अंग्रेजों से जीत नहीं पाएंगे, अपने बस की नहीं है। क्योंकि इन लोगों के पास बंदूकें भी ज्यादा है, इन लोगों के पास फोर्स भी ज्यादा और पैसा तो ज्यादा है ही। उनको पता था कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स वापस चले जाए। अब देखिए गांधी जी ने क्या किया। अब यहां पर कमिंग टू इंडिया, यहाँ पर थोड़े से ये डेट्स गलत हो गई हैं। 1916 की जगह 1917 कर लीजिएगा और 1917 की जगह 18 और 19, तो एक साल बढ़ा लीजिएगा। ओके, सो कमिंग टू इंडिया, गांधी फॉट सक्सेसफुल स्ट्रगल्स। इसके अलावा बड़े सारे स्ट्रगल्स जो हैं वो उन्होंने किया, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इनके बारे में आप लोग पता होगा। सो अब आया, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था? इन लोगों ने अपना खुद का कानून था भाई ब्रिटिशर्स का, उन्होंने कहा अपन एक एक्ट लगा देते हैं, रॉलेट एक्ट। गिव द गवर्नमेंट enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। उन्होंने कहा भाई अगर तुम्हें कहीं ना कोई गलती दिखे ना, एक काम करो, डाले ना, 2 साल के लिए जेल में डाल देना, कोई टेंशन नहीं है। अब भाई आदमी और अब आया रॉलेट सत्याग्रह। स्टार्टेड विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। अब गांधी जी ने कहा कि नहीं यार ऐसे नहीं चल पाएगा, तुम किसी को भी उठा के जेल में डाल दे रहे हो, ये तो कोई तरीका नहीं है।
तो उनने क्या किया, हड़ताल कर दी। अच्छा, हड़ताल करना कोई जुर्म नहीं होता है, आपको नहीं मानना है मत मानिए। हम आपके ऑफिस के बाद शांति से बैठे हैं, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पियेंगे, मर गए तो भाई जिम्मेदारी। ओके, तो गांधी जी जो है वो 6 अप्रैल पर को हड़ताल में बैठ गए। अब क्या हुआ कि जब गांधी जी का थोड़ा सा अच्छा खासा सपोर्ट तो था ही, बड़ी बड़ी रैलीज जो है ऑर्गेनाइज हो गई, लोग अलग अलग सिटीज में रैलीज करने लगे, वो भी हड़ताल में बैठने लगे। लोकल लीडर्स जो है उनको बुलाया गया। लोकल लीडर्स जो थे, जब ऑब्वियस बात है लोकल लीडर्स बात आ रही, मतलब लीडर के साथ में कम से कम छोटा मोटा ग्रुप तो होगा ही। अब हर किसी के साथ में अगर 50-50 लोगों का भी ग्रुप है और ऐसे 100 लोग को भी ले आए गए तो कितनी सारी भीड़ हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि उन लोग को बात माननी पड़ेगी। तो रॉलेट एक्ट पर जो है चर्चा हुई। अब रॉलेट एक्ट तो ठीक है, इस पर तो हुआ। अब इसी बीच में आप लोगों को भी जानकारी होगी कि एक चीज हुई थी, क्या, चौरी चौरा वाला केस। उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, तो आप लोगों को पता होगा। अभी नहीं पता हो तो उसमें क्या हुआ था कि हमारे इंडियंस ने गलती कर दी थी। हमारे इंडियंस ने कुछ ब्रिटिशर्स जो है उनके पुलिस वालों को मार दिया था, जिससे गांधी जी बड़े दुखी हुए थे। और लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियंस के साथ भी गलत हुआ था। बड़ा फेमस सा किस्सा है, क्या, जलियांवाला बाग, दे दिया हुआ है यहाँ पर, जलियांवाला बाग मैसक्योर, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग कांड। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन बैसाखी, डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स। अब क्या हुआ कि बढ़िया आराम से लोगों ने कहा यार बढ़िया बैसाखी का दिन है, अपन चलते हैं, बढ़िया लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन डायर साहब को पता चला, डायर ने सोचा कि यार ये लोग ना प्लानिंग करने वाले हैं कुछ ना कुछ, और वो वहां चले गए और उन्होंने सारे एग्जिट पॉइंट्स जो थे उनको बंद कर दिया, सारे क्या एक ही था, और उन्होंने उसको बंद कर दिया और अंधाधुंध चला दी फायरिंग। क्या हुआ भाई, लोग मारे गए। अब यहां पर ना जब लोग मारे गए तो गांधी जी को ये चीज बहुत बुरी लगी और गांधी जी ने सोचा कि यार ऐसा क्या है कि मैं कुछ करूं जिससे हिंदू और मुस्लिम, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हिंदू और मुस्लिम एग्जिस्ट करते थे कंट्री के अंदर, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हिंदू और मुस्लिम जो है ना वो साथ में यूनाइट हो जाए। अब ऐसा क्या करते हैं, अगर ये दोनों यूनाइट हो गए तो हमारे पास एक बहुत बड़ी फौज हो जाएगी। चलिए, तो इन्होंने थोड़े से मुस्लिम लीडर्स को लिया, थोड़े से हिंदू लीडर्स को लिया, सबको अपनी अपनी पावर्स दी और सबको यूनाइट करके बताया कि देखिए अगर हम ही लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर हम कभी भी आजादी नहीं ले पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर हम एक साथ आ गए तो पक्का ब्रिटिशर्स को भगा देंगे। ठीक है, चलिए सब लोग एक साथ आने को रेडी हो गए और गांधी जी ने शुरू कर दिया खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत क्या होता है, खिलाफत मतलब जो आप बोलोगे हम नहीं करेंगे। So there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor. अब ये शुरू कब हुआ, बॉम्बे से शुरू हुआ मार्च 1919 में। A young generation of Muslim leaders like the brother Muhammad Ali and Shaukat Ali, याद रखिएगा ये दो नाम, begin discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass again action on the issue. अब इन लोगों ने गांधी जी से डिस्कशन किया कि बताइए गांधी जी क्या करना है अपन को, अपन सब एक साथ हैं, पूरा ग्रुप है हमारे साथ। चलिए, तो गांधी जी ने कहा कि अपन को शुरू करना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, इन हिज फेमस बुक हिंदी स्वराज 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। उन्होंने साफ साफ अपनी किताब में लिखा था कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर तब तक नहीं रह सकते थे जब तक इंडियंस का सपोर्ट ना मिले। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर किसी गांव में जाकर रहना चाहूँ, अगर वो गांव वाले मुझे सपोर्ट ना करें रहने के लिए, वो मुझे वहां पर घर ना दे रहने के लिए, मुझे एक दुकान ना दे खोलने के लिए, या वहां पर कोई बिजनेस रन करने के लिए, क्या मैं वहां पर एग्जिस्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो गांधी जी ने बताया कि देखिए हमारी गलती है, हम में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको यहाँ पर पनाह दी है। ठीक है, चलिए, अब अगर हम कॉपरेशन बंद कर देंगे, हमारा कॉपरेशन मिल रहा था इसलिए रह रहे थे। अब मान लीजिए पूरा गांव एक दिन मशाल लेके मेरे घर के बाहर आया, डंडा वंडा लेके कि चल निकल बाहर, हम इधर पर नहीं रखेंगे तुम्हें, तो मैं कर सकता हूँ वहां पर। या फिर मान लीजिए पूरा गांव, मेरे पास खूब सारा पैसा, खूब सारा दम, बंदूक लेके बैठा रहता हूँ, उन्होंने कहा कि यार वहां जाएंगे मार देगा। लेकिन मान लीजिए मैंने शॉप खोली है, वो मेरी शॉप से सामान लेने बंद कर देंगे, वो मेरे पास आएंगे ही नहीं। अब जब मेरे को वहां से कोई अर्निंग ही नहीं होगी, मैं कहूंगा यार फालतू में 2 महीने से बैठा हुआ, कोई पैसा ही नहीं आ रहा है, एक काम करो छोड़ो यार ये गाँव में चलते हैं नॉन कोऑपरेशन। तो गांधी जी ने कहा एक काम करो भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं, अपन ना ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स की कोई चीज यूज नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स जो बोलेंगे वो हम नहीं करेंगे, ये सारी चीजें। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, हजारों स्टूडेंट्स ने क्या किया कि कॉलेजेस छोड़ दिए, जो ब्रिटिशर्स ने कॉलेजेस खोले थे उनको छोड़ दिया। बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिशर्स के ऑफिस में जॉब करते थे, उन सब ने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद क्या बोलते हैं, उन लोगों ने उनके जो कपड़े थे उसको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। जो जितने भी प्रोडक्ट्स जो है ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इंडिया में, वो सबको बंद कर दिया उन्होंने कहा हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे।
लेकिन काम नहीं कर पाया ये वाला एक्ट। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि मान लीजिए कि मैंने कहा, मान लीजिए कि गांधी जी ने मुझसे कहा कि भाई एक काम करो भाई, नौकरी वोकरी छोड़ दो यार, ब्रिटिशर्स की नौकरी छोड़ दो। मेरे को अच्छा खासा 50,000 रुपये मिलता था। मैंने कहा हाँ गांधी जी आप टेंशन नहीं लो, मैं देशभक्त हूँ, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। छोड़ दी, आ गया घर पे। अब महीने की 1 तारीख आई, अब क्या, पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो गलती हो गई, गांधी जी के चक्कर में यार नौकरी छोड़ के आ गए, अब यहाँ तो भूखों मरने की नौबत है। वापस ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गए कि भाई साहब नौकरी वापस कर दो, हमसे गलती हो गई जी, हमने गलत आदमी की सुन ली। तो कुछ लोग तो डेडिकेटेड रहे, उन्होंने कहा ठीक है जो भी होगा जिएंगे मरेंगे साला, क्या बोलते हैं, चाहे जैसे जिएंगे लेकिन खिलाफत मूवमेंट पे काबू रहेंगे, मतलब बिल्कुल फिक्स रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं भैया हमारा घर नहीं चल रहा, हमारे तो हम मतलब हमें तो वहीं से अर्निंग थी, तो हम तो वापस चले जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोग जो है वो इस मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाए, कुछ लोग कर पाए। अब आया रिबेलियन इन द कंट्री साइड। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। अब एक्चुअल में तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स कौन थे? ब्रिटिशर्स जो है वो खुद जाके क्या बोलते हैं रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि वो जैसे जमींदार था, जो गांव का जमींदार है उसी को बोलेंगे हाँ भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पूरे गांव का रेवेन्यू मतलब कि तुम लगान कलेक्ट करोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको उठा के जेल में डाल देंगे, या मतलब जो भी थोड़ा सा धमकी वमकी टाइप की दे देते थे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि उन्हीं लोगों के खिलाफ रिबेलियन शुरू किया कि भैया आप लोग ये चीज बंद करिए, आप ही लोग तो सपोर्ट करते हो वो लोग को, अगर वो लोग आएंगे तो पूरा गाँव उनसे लड़ेगा, लेकिन आप तो हमारे गाँव के हो, आप ही लोग ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। और इसके लिए जो है इस चीज का जो हेड था वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, याद रखिएगा इसको। अब आते हैं मूवमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज। Militants movement spread in the early 1920s. People were angry of colonial government for banning their entry in large forest region. अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है उनका घर खर्चा कैसे चलता था, जंगल वंगल चले गए, वहां से लकड़ी वकड़ी काट लाए, फल वल तोड़ लाए। तो क्या हुआ कि उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनका जंगल में जाना ही बंद करवा दिया। अल्लूरी सीतारामन Raju emerged as a leader of Godem Hills in Andhra Pradesh. Raju was captured and executed in 1924 and over the time became a folk hero. अब यहाँ पर देखिए आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट्स, अब चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग बता देता हूँ। चौरी चौरा इंसिडेंट्स में क्या हुआ था कि एक थाने में कुछ पुलिस वालों को, 21 पुलिस वालों को जो है हमारे इंडियंस ने मार दिया था, और इस चीज से जो है गांधी जी बहुत दुखी हुए थे। उन्होंने कहा था कि देखो मेरा जो रास्ता है वो हिंसा का नहीं है, इसीलिए गांधी जी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की कभी मिलती नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह कौन से वाले थे? अरे जो होगा देखा जाएगा, मारेंगे कूटेंगे भगा देंगे ब्रिटिशर्स को। गांधी जी कहते थे नहीं भैया इससे कोई काम नहीं है, अपन नहीं जीत पाएंगे उनसे, फालतू में चक्कर में पड़े हो तुम, हम बता रहे तुम्हें शांति से टेक्निक से जीतेंगे। लेकिन दोनों अलग अलग हिसाब से सोचते होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कभी आपके दो दोस्त होंगे, एक होगा भाई लड़ाई हो गई चल मारते हैं, और दूसरा क्या होगा तू रुक मैं बता रहा, सोचते हैं अपन नए काम करते हैं, पापा को बताते हैं, पापा को लेके चलेंगे। तो वही वाला सिस्टम है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा भाई, है ना, अपने भी हाथ पैर टूट जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो क्या हुआ कि उनको लगा कि यार ये जो मूवमेंट है ना ये ना बड़ा वायलेंट होता जा रहा है, तो इसको ना स्टॉप कर देते। तो गांधी जी ने उसको रोक दिया। अब इसके बाद आता है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या था? साइमन गो बैक, खत्म बात। साइमन कमीशन आपको पूरा समझ में आ गया। अब 1928 में क्या हुआ कि साइमन जो है वो इंडिया के अंदर आए और उन्होंने भैया हड़ताल मचा, मतलब क्या बोलते हैं भूचाल मचा दिया, लोगों को परेशान हो गए लोग। उन्होंने कहा भैया साइमन भाई साहब आप वापस जाइए, पूरे ब्रिटिशर्स तो हैं ही, आप तो कुछ ज्यादा खतरनाक आदमी हो रहे। तो एक स्लोगन बना, बड़ा फेमस हुआ, क्या? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, सुना होगा आप लोगों ने, है ना। और अक्टूबर 1920 लॉर्ड ईश्वरन ऑफर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फिर उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? लाहौर सेशन के नाम से बड़ा फेमस है ये। अब लाहौर सेशन में कौन गए? नेहरू जी गए, यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। लाहौर सेशन में नेहरू जी गए और नेहरू जी ने वहां जाके मांगा क्या? पूर्ण स्वराज। उन्होंने कहा कि भैया हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हम आपके अंडर में नहीं रहना चाहते, ना तो हमारा कोई ऑफिशियल है, ना हमारा कोई वजूद है, ना हमारी कोई सुनता है, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने कहा अच्छा तुमको पूर्ण स्वराज चाहिए, जाओ, नहीं देते, भागो यहाँ से। उन्होंने कहा यार नहीं दिया। इसमें के बाद नेहरू जी गुस्से में आ गए। नेहरू जी ने कहा अच्छा हमें पूर्ण स्वराज नहीं मिला, मतलब हमारी बात नहीं सुनी गई हमारी कंट्री के अंदर, और वो गुस्सा हो गया और उन्होंने जाकर इंडियन फ्लैग लगा दिया। कहां पर? रावी नदी के किनारे पर इंडियन फ्लैग लगा दिया। कौन सी डेट पर? 26 जनवरी 1930 पर। इसी की तो स्टोरी है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी डाला था, शायद आप लोगों ने देखा हो, कि हम लोग 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। हमारा जो संविधान था वो तो 26 नवंबर 1949 मतलब कि 1949 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हम लोगों ने जो सबसे पहले अपना एक हक मांगा था, जो सबसे पहले ध्वजारोहण किया था रावी नदी के किनारे, वो किया था हमने 26 जनवरी 1930 में।
और इसी वजह से नेहरू जी ने कहा कि यार हम ना इसको सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाते थे, तो हम इसी दिन अपना संविधान लागू करेंगे। इसलिए आप लोगों ने हमेशा स्पीचेस में सुना होगा क्या, कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। कभी ये नहीं बोला जाता है कि 26 जनवरी को हमारा संविधान बना था। चलिए अब द सॉल्ट मार्च। अब गांधी जी ने कहा यार ऐसा कुछ लेकर आते हैं कि ना जिसकी वजह से सब लोग ना इकट्ठे हो जाएं। ऐसा एक कौन सी नीड है जिसकी ना सबको नीड हो। उन्होंने कहा नमक। नमक तो एक ऐसी चीज है जो हर कोई खाता है, और नमक पर रेवेन्यूज लगा रखे थे ब्रिटिशर्स ने। और उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपन एक ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से सब लोग इकट्ठे हो जाएं। और गांधी जी निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े जल्दी बताइए। गांधी जी निकल पड़े दांडी। कितने लोग के साथ, 78 फॉलोवर्स के साथ निकल पड़े। लेकिन वहां तक जब पहुंचे तब तक तो हजारों लोग हो गए थे। रास्ते में लोग मिलते हैं, भाई साहब हमारे पास भी कोई काम नहीं, चलो हम भी चल रहे हैं दांडी, वहीं पर अपन नमक वमक पैदा करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब गांधी जी के फॉलोवर्स थे तो वो चले गए वहां पर 78 फॉलोवर्स। लेकिन आपको याद रखना है कि वो दांडी गए थे, कब गए थे और उनके साथ में कितने लोग थे। 6 अप्रैल को वो गए थे दांडी, इन्होंने स्टार्ट किया था, और 78 फॉलोवर्स जो है वो उनके साथ में गए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो कंटिन्यू था ही। पीजेंट्स ने अपना रेवेन्यू देने से मना कर दिया, बोले नहीं गांधी जी ने हमको बड़ा एकदम पावर आवर दे रखी है, नहीं देते जाओ, ठीक है। उसके बाद पिटाई विटाई हुई तो ठीक है। अब यहाँ पर आता है रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यार ये चीजें ना उल्टी हो रही है, गांधी जी जो है वो हावी हो रहे हैं, गांधी जी लोगों को ना भड़का पा रहे हैं। और ये उनको भी पता था कि अगर सारा का सारा इंडियन गांधी जी की बात सुनकर हमारे अगेंस्ट में आ गया तो हम इंडिया के अंदर नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी ये जानकारी होगी कि हम जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ इंडियन की वजह से वहां पर टिके हुए थे, क्योंकि इंडियन सपोर्ट करते थे। अब मान लीजिए कि ब्रिटिशर मेरे यहाँ पर आए, मेरे घर में आए और वो कहे कि ये आपके घर के 2 कमरे मुझे चाहिए रेंट पर, मैं तुम कितना रेंट देते हो। मैंने कहा भाई 5,000 रुपये महीना, मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है। अब कोई बगल वाला आया, कहे भाई साहब ये लोग सही नहीं है, इनका घर खाली करा दो। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं कराऊंगा भाई, वो मुझे 5,000 के 10,000 रुपये दे रहे, मैं क्यों खाली कराऊँ, मेरा तो फायदा है। तो ऐसे ही बड़े सारे इंडियंस थे, वो उनके यहाँ नौकरी करते थे, वो उनके खिलाफ में क्यों जाएंगे। उनकी आर्मी में नौकरी करते थे, वो उनके खिलाफ में क्यों जाएंगे। और बहुत सारे लोग थे जैसे तालुकदार थे, जमींदार थे, उनको पावर दे रखी थी उन्होंने, तो उनके खिलाफ में क्यों जाएंगे। तो मैक्सिमम जो इंडियंस थे, इंडियन ही इंडियन को परेशान कर रहे थे। बड़ी गंदी बात है। अब क्या हुआ कि द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स। अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स समझ गए कि एक काम करो, तुम तो लीडर्स को उठाओ, ये जो लीडर्स है ना इनको उठाना शुरू करो। अगर लीडर्स उठ जाएंगे फॉलोवर्स अपने आप भग जाएंगे। ये उन्होंने काम शुरू किया। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया एक बार। अब गांधी जी ने, जब गांधी जी अरेस्ट हुए, बहुत सारे लीडर्स अरेस्ट हुए, तो क्या हुआ कि उनके जो फॉलोवर्स थे वो वायलेंट हो गए। तो उन्होंने बहुत सारी जगहों पर क्या है कि तोड़फोड़ मचा दी है सारी चीजें। और गांधी जी को लगा कि यार ये चीज गलत है, तो गांधी जी ने एक बार फिर से इस वाले क्या बोलते हैं स्टार्ट को, इसको भी रोक दिया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ये एक और वो दिया हुआ है आप लोगों को, गांधी ईश्वरन पैक्ट। तो यहाँ पर एग्रीड द पार्टिसिपेट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब एक मीटिंग, उसको नाम दिया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये लंदन में हुई थी। गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पार्शियल प्रिजनर्स। पार्शियल प्रिजनर्स मतलब कुछ प्रिजनर्स को, उनको प्रिजनर्स मतलब होते हैं जो जेल में डले होते हैं, उनको हटाना। अब यहाँ पर कुछ नेगोशिएशंस हुए। रीजन था नेगोशिएशंस मतलब कि ये चीजें आप अगर हमारी मानते हो तो हम आपके इतने इतने लोगों को रिहा कर देंगे, ठीक है। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, मतलब ऐसे बढ़िया अपने जेल में थे। गांधी जी भी बहुत बार जेल में गए, नेहरू जी भी बहुत बार जेल में गए। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैंने डेट्स दी हुई है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 1930 को, फिर बंद हो गया 5 मार्च 1931 में, फिर रीस्टार्ट हुआ 1932 में, फिर बंद हो गया 1934 में, ठीक है। डेट्स याद रखिएगा, रीस्टार्ट और फिर दोबारा से बंद हुआ। देन आफ्टर यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम दिया हुआ है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स दिया हुआ है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि यार इंडिया तो बन रहा है, लेकिन हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करें। जैसे कि मान लीजिए आप आज देश के बाहर जाओ तो अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, अपना इंडियन फ्लैग दिखा के, इंडियन फ्लैग दिखा मैं इंडियन हूँ, ओके, नेशनल एंथम गा के। तो उन्होंने कहा यार कुछ चीजें ना ऐसी बननी चाहिए। तो जैसे उसी समय पर हमारे नेशनल सॉन्ग बना। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ मेरे को ऐसे चलिए, तो हमारा नेशनल सॉन्ग, बड़ा लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में क्या फर्क है। हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, और ये किसने लिखा था, ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी एक ही चीज है। तो पेपर में एमसीक्यूज में आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी वन वर्ड में आ जाता है। तो याद रखिएगा कि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग जो है वो लिखा था किसने, वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चटर्जी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, चटर्जी और चट्टोपाध्याय बराबर ही होते हैं, एकदम सिनोनिम टाइप है, ठीक है। इन्होंने 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा
और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इसके अलावा लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल अनंत। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि उनकी नोवेल अनंत में कौन सा जो सॉन्ग है जो बहुत ज्यादा स्वदेशी मूवमेंट के लिए गाया गया था, तो वही वंदे मातरम में और लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर मत लिखाना, ठीक है। अब यहाँ पर हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब पार्टिसिपेंट जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो कैसे कैसे, अब अलग अलग ग्रुप के लोग थे। मान लीजिए किसी अमीर आदमी से आप हेल्प मांगने जाओगे, उसके पास पैसा है, सारी चीजें हैं, वो आपकी हेल्प करेगा। अब गरीब आदमी अपने से ही रो रहा बेचारा, आपको कहेगा अरे भाई साहब हमारे पास खुद पे खाने पीने को नहीं है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि चलो लड़ो, काय को लड़े, है ना। तो जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने तो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो वो मतलब पूर्ण स्वराज के लिए लड़ने को तैयार हो गए। और पुअर पीजेंट्स जो थे वो बेचारे बहुत कम अमाउंट में थे, वो मतलब इतना नहीं कर पाए, तो वो वहाँ पर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत जितना सपोर्ट कर सकते थे। हाँ, बिजनेस क्लास लोगों ने एक अच्छी चीज़ की। बिजनेस क्लास लोगों का सबसे बड़ा सपोर्ट क्या हुआ कि उन्होंने जितने भी ब्रिटिश के जो गुड्स थे, ब्रिटिश गुड्स मतलब कि ब्रिटिशर्स जो सेल करते थे, वो उन्होंने बेचना बंद कर दिया। अब जब बिकेगा ही नहीं, जैसे मान लीजिए हम चाइना को बॉयकॉट करने की कोशिश करेंगे, चाइना का कोई भी आइटम जो है वो हम इंडिया में नहीं रखेंगे, तो शॉपकीपर्स रखना ही बंद कर दें। जब शॉप पर अवेलेबल ही नहीं होगा तो फिर हम खरीदेंगे नहीं, राइट। तो इसमें ना बिजनेसमैन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर बिजनेसमैन जो है वो उस चीज को रखना बंद कर देंगे तो फिर हमारे प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जब तक चीजें रहेंगी तब तक हम खरीदेंगे, है ना। और वुमेन पार्टिसिपेशन कैसा था, दे पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स, वुमेन्स ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, लेकिन गांधी जी का ऐसा कहना था कि आदमियों को हमारे साथ रहने दीजिए और आप लोग अपने घर बार को संभालिए, क्योंकि गांधी जी बड़े भले आदमी थे, ये सब चीजें सोचते थे। तो ये तो था बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ मैंने पूरा चैप्टर आप लोगों को वन शॉट में समझाया, क्योंकि एक हिस्ट्री का चैप्टर लेके बैठता तो घंटों लग जाते हैं। जो जितनी जल्दी आप लोगों को समझा सकता था, हो सकता है बहुत ज्यादा फास्ट समझा रहा हूँ, आप लोगों को फीलिंग आ रही होगी बिल्कुल कि 1.5x पर समझा रहे हैं सर। तो अभी नीड इसी की है, तो इसको प्रॉपर्ली समझिए। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा, सैंपल पेपर लगाइए। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर का मैप आएगा आपका। इसमें से आपका जो मैप वाला वीडियो मैंने डाला है उसको भी देख लीजिएगा, उसमें दांडी, खेड़ा, ये अहमदाबाद, इन सब का मैंने बताया हुआ है आपको, चौरी चौरा सब कुछ बताया हुआ है, तो एक बार रीड कर लीजिएगा। पूरा चैप्टर 5 नंबर का आएगा और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो 6 नंबर का आएगा, पढ़ लीजिए। 11 नंबर का पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, और कल मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। ऐसे करके मैं छोटे छोटे नोट्स के थ्रू आप लोग को पूरा का पूरा एसएसटी जो है वो एग्जाम से पहले मतलब आई ट्राइड कि मैं सारे से ज्यादा जो टॉपिक्स है वहाँ पे कवर कर सकूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पक्का देखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल पर क्लिक करिए कि जैसे ही मैं दूसरी नोटिफिकेशन डालूं फटाफट आप पर आ जाए। और बेटा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।